अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम सेकंड चैप्टर के सेकंड और लास्ट पोर्शन को और लास्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनाब अली इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जनाब, अगर आप एक सादा लफ्ज़ में एक लफ्ज़ में समझना चाहें तो मतलब होता है जनाब तवाज़ुन, और तवाज़ुन का मतलब क्या होता है जनाब इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम और तवाज़ुन दोनों का मतलब क्या होता है? सिंपल अल्फाज में इनका मतलब ये है कि नो एक्सेलरेशन, नो जरक, नो झटका। जब कोई झटका ना लगे, जब कोई एक्सेलरेशन ना हो, जब कोई जरक महसूस ना हो, तब आप इक्विलिब्रियम में होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, आप इस वक्त जहाँ बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, डेफिनेटली आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए होंगे। तो अगर आपको कोई जंप नहीं लग रहे, कोई आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि आपको किसी तरफ से खींचा जा रहा है, आप स्कूल से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इक्विलिब्रियम में हैं। आप उस वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे जब आपको झटके महसूस हो रहे होंगे, किसी तरफ को खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तब आप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ऐसा कब होगा? आइए जनाब अली मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये गई हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस है जनाब अली AM, और इस पर एक फोर्स अमल कर रही है। लो जनाब, ये फोर्स अमल कर रही है, इसे हम F1 कह लेते हैं। वेक्टर का निशान लगाना मत भूलिएगा। देखिए हमने फोर्स को डिफाइन किया हुआ है और इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हम मजीद डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आपने ये फॉर्मूला सुना, देखा, पढ़ा हुआ है, F = ma। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। मास तो कांस्टेंट है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। जैसा कि हम टॉर्क वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अमल कर रही है तो उसके नतीजे में एक्सेलरेशन भी लाजमी होगा। और किधर को एक्सेलरेशन होगा? देखिए फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन का वेक्टर जब मास के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब में जो वेक्टर आता है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर की सिमत में होती है। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होने के नतीजे में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, डायमेंशन चेंज होते हैं, यूनिट चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड ही चेंज होती है, फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर होता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स उस बॉडी में अपनी ही सिमत में या अपनी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश करती है। तो जनाब जब इस बॉडी पर फोर्स लगेगी तो इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी। पहले ये रेस्ट पे था, अब ये इधर को चलना शुरू हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इस किस्म की फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है जनाब? गैर मुतवाज़िन फोर्स के एक तरफ को तो लग रही है, दूसरी तरफ को नहीं लग रही। आप अगर दो भाई हैं तो आपके वालिद साहब ने बड़े भरा को जनाब 100 रुपये ईदी दे दी और आपको दी 20 रुपए, तो आप एहतजाज करेंगे जनाब कि ये अनबैलेंस्ड ईदी दी गई है, सही नहीं दी गई। या तो मैनू भी 100 दो तो या वो को भी 80 ले लो, ताकि बराबरी का मुकाबला रहे। तो जनाब अगर हम इस बॉडी पर इधर को भी फोर्स लगाना शुरू कर दें और ये हो जाए जनाब F2 कह लीजिए, और जनाब अली F1 और F2 मैग्नीट्यूड में बराबर हों लेकिन डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है वे अपोजिट है, तब क्या होगा? अब ये वाली फोर्स इस बॉडी को इधर को खींचना चाहेगी, ये वाली फोर्स इधर को खींचना चाहेगी। नतीजा क्या होगा जनाब? ये अगर ये दोनों तरफ से पड़ने वाला खिंचाव, दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो ये ना तो इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, बल्कि इन दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस के, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं। ये दो वेक्टर हैं जो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स को जमा करेंगे, रिजल्टेंट नल वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो जनाब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब नेट फोर्स नहीं लगेगी,
जब टोटल फोर्स नहीं लगेगी उस बॉडी पर तो रिजल्टेंट कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। नतीजा क्या होगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा और ये किसी भी सिमत में नहीं जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में आएगा अंडर द एक्शन ऑफ अप टू बैलेंस्ड फोर्सेस इफ नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स मतलब फोर्स को जमा करके, ये सिंबल है जनाब सिग्मा समेशन, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, तमाम फोर्स का मजमुआ जीरो है। अच्छा जी, एक और फोर्स ऐसे करके लगाते हैं, ये F3 कह लीजिए, तीनों मैग्नीट्यूड में फर्क करे बराबर है। अब इसका असर तो ये वाली फोर्स जाहिर कर रही है, ये फोर्स इधर को लग रही है, इसके अपोजिट इसको काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है। नतीजा क्या होगा जी कि इधर को ये नहीं जाएगा, लेकिन इस सिमत में ये ऊपर को जाना शुरू कर देगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपको नेगेटिव वाई एक्सिस में एक और फोर्स लगाना पड़ेगी। ये फोर्स अगर 4 न्यूटन है तो ये भी 4 होना चाहिए। इन दोनों का आपस में बराबर होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये 10 है तो ये भी 10 हो। एक्स एक्सल वाली फोर्सेस का मजमुआ जीरो होना चाहिए, वाई एक्सल वाली फोर्सेस का मजमुआ जीरो होना चाहिए। अगर जी एक्सल की सिमत में फोर्स लग रही है इधर को, उनका मजमुआ अलग से जीरो होना चाहिए। तो जनाब ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन? ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली शर्त है ये इक्विलिब्रियम की कि किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्स की समेशन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब तमाम फोर्सेस की समेशन जीरो होनी चाहिए। तो बेटा जी ये बात हम अब बाई पार्ट्स करते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए अलहदा से, और वाई एक्स वाली फोर्स की समेशन जीरो होना चाहिए। अगर जी एक्स की सिमत में फोर्स लग रही है, वैसे ऐसा होगा नहीं। हमारे सिलेबस में कोप्लेनर फोर्स है, हमारे सिलेबस में कोप्लेनर, एक प्लेन में अमल करने वाली, इन दी सेम प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन में अमल करने वाली फोर्स तो हमारे सिलेबस में है, 3D वाली नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर हो तो उनका मजमुआ अलग से जीरो होना चाहिए, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि या तो वेलोसिटी होगी जीरो या फिर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म। ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है कि अगर एक फोर्स इधर को लग रही है, किधर को लग रही है, दोनों ने एक दूसरे का असर कैंसिल कर दिया, काउंटर कर दिया एक दूसरे को, और इसके नतीजे में वेलोसिटी जीरो हो गई है, बॉडी मूव नहीं कर रहा। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक बॉडी पर 2 फोर्स लग रही हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और इसके बावजूद बॉडी मूव कर रहा है, और ना सिर्फ ये कि मूव कर रहा है बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये क्या बात हुई जनाब अली? जनाब होता ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, बॉडी फिर भी मूव कर रहा है? जनाब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। अब उसके लिए उसकी मोशन के लिए कोई फोर्स जरूरी नहीं है, क्योंकि एक दफा उसको धक्का लगा के छोड़ दिया गया है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने वाली सूरत हाल है, इसकी एग्जांपल आपको कहाँ पे मिलेगी? बड़ी आसानी से मिल सकती है। आप किसी भी चीज को 2 लोग पकड़े, इसको 2 तरफ से पकड़े, ऐसे करके इधर को ऐसे करके ये बैलेंस किया हुआ है। ये देखिए मेरा हाथ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कि आपको लग रहा है कि आपके सर के ऊपर पहाड़ गिर रहा है? वैसे तो जब आप लेक्चर सुन रहे हों हर लम्हा दिल कटता रहता है और यही महसूस होता रहता है कि मैं तो बहुत शदीद मुश्किल में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मुश्किलात का पहाड़ हम पे टूटा हुआ है। बहरहाल ये तो एक अलग मसला है और इसके लिए तो आपके साथ सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है बेटा। बहरहाल तो क्या आपको लग रहा है कि आपके सर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ है? ख्यालात का बोझ नहीं, हालात का बोझ नहीं, वैसे जैसे वो सर पे बट्टा रखा हुआ, पत्थर रखा हो, थैला रखा हो, नहीं महसूस हो रहा।
हालांकि है आपके ऊपर तो हजारों मन का बोझ होगा जनाब। वजह क्या है, ये हाथ देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, ये हवा यहाँ से प्रेशर लगा रही है। और अगर सिर्फ एक सिमत से हवा फोर्स लगाए, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर एक ही सिमत से लगेगी फोर्स तो ये तो आपका हाथ और हड्डियां बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगी जनाब। लेकिन आपको तो ये हवा की फोर्स महसूस ही नहीं होती। हवा जगह घेरती है और वजन रखती है, लेकिन आपके कंधे पे, आपके सर के ऊपर जो वजन है, जो लोड है, ये तो आपको महसूस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह ये है कि जितनी फोर्स ऊपर से लग रही है उतनी ही नीचे से लग रही है, जितनी इधर से लग रही है उतनी इधर से भी लग रही है। तो इन सब ने एक दूसरे को काउंटर किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, जिसके नतीजे में आप बिल्कुल देखिए आराम से गिर रहे हैं और आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आपके सर के ऊपर, आपके कंधों पे, आपके नातवा कंधों पे इतना ज्यादा बोझ है, ये आपको महसूस ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं महसूस हो रहा? वजह यह है कि उसको बैलेंस किया हुआ है हर तरफ से, और इसीलिए आप इक्विलिब्रियम में हैं। आपका वेट अमल करता है नीचे को जमीन की तरफ, और जमीन की रिएक्शन की फोर्स अमल करती है ऊपर को। दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। नतीजा क्या होगा जनाब कि आप पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी जीरो। तो इसके नतीजे में आप इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, इधर वाली फोर्स हो जाए 6 न्यूटन, इधर वाली हो जाए 4 न्यूटन, तो इस वाली फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन होगा तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि पहली बात, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, अभी सेकंड कंडीशन भी होगी, इसीलिए तो फर्स्ट कहा गया है। वो देखते हैं क्यों और कैसी और कब होगी। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी उसकी या तो जीरो है या फिर कांस्टेंट है। या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉडी, या फिर वो रेस्ट पर है। और ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। और ये आपने हर सिमत में लगने वाली फोर्सेस का मजमुआ अलग-अलग से जीरो करना है। मतलब ये कि एक्स एक्सिस की सिमत में तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो, और वाई एक्सिस की सिमत में तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो। और अगर जी एक्सिस की सिमत में है तो उधर को भी तमाम फोर्सेस की समेशन जीरो होगी या होनी चाहिए। तो जनाब कई दफा सूरत हाल ऐसी होती है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो पूरी हो जाती है, लेकिन बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। ये देखिए, ये बॉडी है जनाब आली, मैस इसका m है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है जनाब कि उस पर लगने वाली फोर्सेस इक्वल हों और अपोजिट हों, इक्वल हों और अपोजिट फोर्स हों, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा। चलो देखते हैं। ये देखिए जनाब आली, F1 F2 फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। ये पॉइंटर है जी मेरे पास, मैं इस पर इस हाथ से फोर्स लगाता हूं, ऊपर को इस हाथ से लगाता हूं, नीचे को। इक्वल फोर्स है और अपोजिट फोर्स है, इनका मजमुआ जीरो है। तो देखते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि क्या इसकी वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट रह पाती है। ये तो घूम गया, ये तो रोटेट कर गया, और ये इसका पिवट पॉइंट बना जनाब आली। ये देखें तो इसकी रोटेशन कैसी होगी, कौन सी सिमत में होगी, क्लॉकवाइज सिमत में रोटेट करेगा। तो अब जनाब आली इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी होने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये तो रोटेट कर गया ना, घूम गया। और अगर ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन है। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वजह ये है कि ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और पिवट से फासला ये बनेगा मोमेंट आर्म, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, पिवट से फासला ये बनेगा मोमेंट आर्म। तो इस फोर्स की वजह से टार्क होगा, इसकी वजह से टार्क होगा, और दोनों टार्क क्लॉकवाइज हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रिजल्टेंट टार्क हो जाएगा ज्यादा, फोर्स पैदा करती है लीनियर एक्सेलरेशन, तो टार्क पैदा करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे अल्फा से लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो अल्फा पैदा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। एक्सेलरेशन चाहे किसी भी किस्म का हो, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम तो नहीं रहा। तो इसका मतलब है क्या, हमने पहले जो ये वाली
कंडीशन इक्विलिब्रियम की फरमाई थी, क्या वो ठीक नहीं थी? वो ठीक थी। अब मसला क्या हुआ, पहली सूरत हाल और इस वाली सूरत हाल में देखें फर्क क्या है। पहले जनाब ये वाली फोर्स ऐसे करके और ये वाली फोर्स ऐसे करके इक्वल और अपोजिट थी, इक्विलिब्रियम में था। ये भी वैसे ही इक्वल और अपोजिट है। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में देखें फर्क क्या है। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह से गुजरती है, जबकि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से नहीं गुजरती। इसका मतलब ये है कि वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, वो उस वक्त तक अप्लाई करना है या उस वक्त तक वो सिर्फ एक ही कंडीशन से गुजारा हो जाएगा अगर फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक जगह से गुजरती है। अगर फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से नहीं गुजरती तो इसका मतलब ये है कि हमें एक और कंडीशन को डिस्कस करने की जरूरत है। खास तौर पे ये बात ध्यान में रखें कि अब जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब ये होगी, क्या होगी? अब ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। अब ये बेटा जी कब अमल में आएगी या कब एक्शन में आएगी, कब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी? जब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक जगह से नहीं गुजरेगी तब आपको सेकंड कंडीशन को भी देखने की जरूरत है। और सेकंड कंडीशन में क्योंकि टार्क पैदा होता है, टार्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो हर किस्म का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो जनाब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है टार्क की वजह से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने 0 करना है। और एंगुलर एक्सेलरेशन कब 0 होगा? जब सिग्मा टा इक्वल टू 0 होगा। जब क्या होगा जी? सिग्मा टा इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0, तमाम टॉर्कों का मजमुआ 0 होगा। तो जनाब इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह से, एक ही नुक्ते से, एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर टार्क अमल कर रहा है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे तो क्या करना चाहिए? सम ऑफ ऑल द टार्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक या दो टार्क अगर क्लॉकवाइज लग रहे हैं तो ओवरऑल उतनी वैल्यू का टार्क भी एंटी क्लॉकवाइज अमल करना चाहिए, तब रिजल्टेंट टार्क 0 होगा। और टार्क 0 होने का मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा और तब बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो जनाब ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सिग्मा टा इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द टार्क्स इक्वल टू 0। ये है जनाब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसके नतीजे में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा। चलें अब हम समरी बनाते हैं। हर किस्म के इक्विलिब्रियम से मुताल्लिका हर किस्म के सवाल का जवाब इस टेबल में मौजूद है जो आपके सामने है। क्या जनाब अली आपने कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें से जवाब इंशाल्लाह निकल आएगा। इक्विलिब्रियम क्या है जनाब अली? यहाँ पे जनाब जो v लिखा है ये है बेटा जी लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, और ये w नहीं है, ये ओमेगा है। ओमेगा स्नो क्रीम सुनी हुई है ना आपने। एक ये होता है बड़ा ओमेगा जिसे आप ओहम के लिए लिखते हैं, ये छोटे वाला ओमेगा है। w को गोल करना है, ये w होता है और ये होता है ओमेगा। तो जनाब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होंगी या फिर 0 होंगी, इनमें से कोई भी कांस्टेंट या 0। और इसका मतलब है हर किस्म का एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ये 0 होंगे। और कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? सिग्मा एफ इक्वल टू 0, सिग्मा टा इक्वल टू 0, दोनों ही हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात आएगी फिर सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों लिखी जाएंगी। अब इक्विलिब्रियम जनाब अली या तो स्टैटिक हो सकता है या फिर डायनेमिक हो सकता है। नाम से ही ज़ाहिर है जनाब अली। स्टैटिक का मतलब क्या है? साकन, रेस्ट पे होना। तो जनाब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है। ये लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है और एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है जो कि 0 है।
अभी सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। और एक्सेलरेशन जीरो है, लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये देखिए जरा, ये इस पॉइंटर पर मैं फोर्स लगाता हूं जनाब ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, इस हाथ से भी नीचे को, इस हाथ से भी नीचे को ऐसे, तो जनाब क्या होगा कि मैस एम है, ये वाली फोर्स ऐसे करके नीचे को लगी, ये वाली फोर्स ऐसे करके नीचे को लगी, इस फोर्स की वजह से ये पिवट पॉइंट बनेगा, इस फोर्स की वजह से इस सेंटर के गिर्द रोटेट करेगा ये ऐसे क्लॉकवाइज, और इस फोर्स की वजह से रोटेट करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों की वजह से टोटल टार्क कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल द टार्क इक्वल टू जीरो। तो इसके नतीजे में एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और बॉडी रेस्ट पे है। तो ये थी जनाब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात। सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो भी हो सकता है या सिग्मा टा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अब देखें, अगर तो सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से बॉडी रेस्ट पे आ गया तो क्या होगा, उसके नतीजे में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा और लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी। अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से बॉडी रेस्ट पे आ गया तो आप कहेंगे कि जनाब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है और एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। तो इसमें से आपने ये एक सेट बनेगा इनका और इनका एक सेट बनेगा वैल्यूज का, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करने से ये हालत हो गई है बॉडी की कि वो रेस्ट पे आ गया। और दूसरी सूरत हाल क्या है जनाब, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब वो बॉडी मूव कर रहा है, अब वो मूव कर रहा है तो वो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है और रोटेटरी मोशन भी हो सकती है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में फिर दो किस्में आएंगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बहरहाल अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब जीरो निकल गया, जीरो नहीं है। लीनियर वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो कांस्टेंट हो सकती है। लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, जब पंखा नॉर्मल स्पीड से घूम रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट वो सिचुएशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब है सिग्मा टा इक्वल टू जीरो है। तो जनाब इसकी आगे दो किस्में हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बेटा जी है सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, और इसका मतलब है लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। इसमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही अप्लाई हो सकती है, सेकंड कंडीशन के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना पड़ेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जनाब ये है इक्विलिब्रियम के दौरान बॉडी क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, मतलब ये कि कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है। तो हम जब इक्विलिब्रियम की मुतल्लिका कोई सवाल हल करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो पहले हम देखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, और सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो हम स्ट्रेट सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे, बल्कि एक्स एक्स के अलोंग फोर्स का मजमूआ अलग से जीरो करेंगे, वाई एक्स वाली फोर्स को जमा करके जवाब अलग जीरो करेंगे। अगर फोर्स कोई बताई गई है हमें तो हम उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिया करेंगे। जबकि सिग्मा टा इक्वल टू जीरो के ऐसे कोई हिस्से या पार्ट्स नहीं होंगे, टार्क सिंपली या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम ये अप्लाई किया करेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो हम एक तरफ वाली फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, दूसरी तरफ वाली को नेगेटिव लेंगे। आमतौर पे राइट वर्ड को पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। और टार्क का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हुए अगर आप इसके उलट भी कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, कोई क़यामत नहीं आने वाली, सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस ये कन्वेंशन है कि बेहतर है कि हम ऐसा करें। लेकिन अगर आप लेफ्ट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव करके राइट वर्ड को नेगेटिव ले लेंगे तो इतना कोई मेजर इतराज वाली बात नहीं है, क्योंकि असल बात ये है कि किसी भी एक सिमत में वैल्यू पॉजिटिव है तो जो उसके अपोजिट है उसे नेगेटिव लिया जाएगा। बहरहाल ये बातें हम जब इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे डिस्कस हो जाना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते रहिए, मिलते हैं इसी चैनल इसी टाइम
अल्लाह हाफिज़।